दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में अभी तक हमने पढ़ा कन्फ्यूशस और दूसरा पढ़ा हमने प्लेटो। अब हम पढ़ते हैं प्लेटो के बाद आता है अरस्तु। ठीक है, प्लेटो के बाद आता है अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व से तो 322 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में थ्रेस स्थित स्टागिरस नामक जगह पर हुआ। ठीक है, स्टागिरस नामक जगह पर हुआ। नामक यूनानी उपनिवेश पर था, जो जगह पर हुआ जो यूनानी उपनिवेश था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाला सिकंदर का गुरु था। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं तथा उन्होंने पॉलिटिक्स शब्द की रचना की। देखो, अरस्तु जो थे वो राजनीति विज्ञान के पिता, यानी कि राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना की। ठीक है, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने लीसियस नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना 335 ईसा पूर्व में खोली थी। अरस्तु द्वारा आगमनात्मक, द्वंद्वात्मक, उद्देशीय, अन्वीक्षणात्मक, विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। वे विचारक आदर्शवादियों में शामिल हैं जो अपना विचार अमूर्त विचार से आरंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। अरस्तु एथेंस से कॉलेजिस भाग गया था ताकि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके। ठीक है, कॉलेजिस भाग गया था ताकि एथेंसवादी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके। अध्ययन पद्धति, अरस्तु की अध्ययन पद्धति को सोदेशात्मक पद्धति कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। सोदेशात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। ठीक है, अरस्तु ने सोदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। ठीक है, सोदेशात्मक पद्धति का विस्तार। सोदेशात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय: लकड़ी, मटेरियल कॉज, निर्माण के यंत्र, एफिशिएंट कॉज, और मेज का विचार, फॉर्मल कॉज, और मेज का निर्माण, फाइनल कॉज। स्वर्णिम मध्यम मार्ग का सिद्धांत, अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार प्रभावी है। यह विचार अरस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी उसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया। ठीक है, मध्यम मार्ग का सहारा लिया। अरस्तु के विकास का क्रम परिवार, गांव व राज्य है। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य समुदाय का समुदाय है। ठीक है, समुदाय का समुदाय है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है।
अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए, पॉलिटी होनी चाहिए, शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। एक मिनट, शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा न कम होनी चाहिए, ठीक है, न ज़्यादा और न कम होनी चाहिए। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए, ठीक है। आंगिक राज्य के समर्थक राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ठीक है। राज्य एक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो प्लेटो अरस्तु, रूसो, हीगल एवं ग्रीन के राज्य का विचार आंगिक है। अरस्तु ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को अरस्तु ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध का अध्ययन कहा। उनके अनुसार जीव विज्ञान में भी भौतिक शरीर का ही अध्ययन किया जाता है और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी जीवन यापन है। नैतिक और सद्गुणी जीवन यापन है, ठीक है। अरस्तु ने व्यक्ति के जीवन के निजी या पारिवारिक भाग को भौतिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए माना, जबकि सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए उसने इसे सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा। अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं और आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन है। इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया, जिसका अभिप्राय है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं से मिलती हैं, परंतु व्यक्ति की मूल विशेषता नैतिक सद्गुणी जीवन यापन में है, जो ईश्वर की विशेषता के समान है, ठीक है, ईश्वर की विशेषता के समान है। इसलिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का मूल उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों को पूर्ण करना। यह विचार अरस्तु पर प्लेटो के विचार का स्वाभाविक परिणाम है। परिवार का विचार। अरस्तु ने परिवार को महत्व प्रदान किया। परिवार में अरस्तु ने पति, पत्नी, बच्चे व दासों को शामिल किया। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति, पत्नी, बच्चे व दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है, जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक होता है, जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होता है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने की में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। डनिंग के अनुसार जब पत्नी पति को निर्देशित करता है, तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। पिता पुत्रों को निर्देशित करता है तो अधिनायकवादी होते हैं। जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है, ठीक है, निरंकुश होती है। मुखिया अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है। मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है। अरस्तु ने इसका खंडन किया। परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं हो सकता। परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंधन करना, जबकि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न भिन्न होता है, जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान होता है। राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलकर होता है, ठीक है। अतः राज्य परिवार व गांव से गुणात्मक व व्यापक तथा तुलनात्मक रूप से भिन्न है।
ठीक है। दास प्रथा पर विचार। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य हैं। अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवन, संपत्ति व परिवार का भाग होते हैं। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के तर्क। अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीन का पर शासन करे। ठीक है। अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। दास प्रथा दासों और स्वामी दोनों के लिए उपयोगी। दास स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी क्योंकि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने से स्वामी को शासन कार्य में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। दासों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। ठीक है। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया। बारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद है। आधुनिक दास प्रथा व अरस्तु की दास प्रथा में अंतर। आधुनिक दास प्रथा 18वीं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय व बर्बर व्यवहार प्रचलित है। दासों को खुले आम खरीदा व बेचा जाता था, इन्हें जंजीरों से बांध रखा जाता था। अतः अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। अरस्तु की दास प्रथा की विशेषता निम्नलिखित है। अरस्तु ने युद्धबंदियों को दासों की श्रेणी से भिन्न रखा। उनके अनुसार यह आवश्यक दास का बेटा दास होगा, यह आवश्यक नहीं है। अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे। अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाए तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन निर्दास रहेगा। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप है। उनसे तो यहाँ तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों में रखा जाएगा। विधि का शासन। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि का शासन को महत्व दिया। ठीक है। प्लेटो ने कहा कि अगर व्यक्ति दार्शनिक है तो उसके विचार विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है। विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। परंतु अरस्तु के अनुसार विधि अवैयक्तिक होती है, क्योंकि विधि शासन व शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। शासक व शासित दोनों विधि के समान शासक व शासित दोनों विधि के समान हैं। शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी द्वारा नहीं। शासन का आधार शक्तियों की सहमति है। ठीक है। नागरिकता। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। बारकर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। ठीक है। बारकर के अनुसार अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाते हैं। अरस्तु हो जाते हैं। ठीक है।
आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाते हैं। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी: महिलाएं, शिल्पी, बूढ़े एवं बच्चे, दासों और विदेशी। इन सब के लिए नागरिकता नहीं होगी। अरस्तु का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करें। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। ठीक है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती। नागरिक के गुण: अरस्तु के अनुसार नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता। उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। एक अच्छे मनुष्य के गुण का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण: अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस एवं न्याय आदि होते हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में साहस, शासक एवं नागरिक दोनों का गुण होना आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। संपत्ति पर विचार: व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। नैतिकता आंतरिक होती है, लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां भी आवश्यक हैं। इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति प्रमुख है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से होता है। अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक तरीके से। अरस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि कार्य करना इत्यादि संपत्ति अर्जन के प्राकृतिक तरीके हैं। शोषण की विधि से, व्यापार और वाणिज्य से संपत्ति प्राप्त संपत्ति, लेकिन अरस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति का ही वैध मानता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। अरस्तु संपत्ति का समर्थन तथा व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। अरस्तु ने संपत्ति वितरण के 3 तरीके बताए: व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग, सामूहिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपभोग, सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपभोग। अरस्तु प्रथम वितरण के तरीकों को सबसे अच्छा मानता है। क्रांति का विचार: अरस्तु ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणालियों के परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुटतंत्र में परिवर्तन। इसके अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता या समानता की आकांक्षा है। इनके अनुसार 2 प्रकार की समानता होती है: निरपेक्ष समानता, अनुपातिक समानता। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है। क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है तथा धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखना है। इसलिए क्रांति अमीर व गरीब दोनों वर्गों द्वारा होती है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के इस मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा, सम्मान की लालसा। इसके अंतर्गत योग्य अयोग्य को सम्मानित व योग्य को अपमानित करना, शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हों। घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। ठीक है। समाज में गरीब व धनी वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना। विशेष प्रशासन प्रणाली में क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार हैं: प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब तक लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए व धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो। जब एक लोकप्रिय नेता समुची शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। ठीक है। स्वयं शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। धनिक तंत्र में क्रांति शासन तंत्र की आपसी झगड़े व गुटबंदी द्वारा होती है। ठीक है।
इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण है। ठीक है। कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या है। राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण शासक वर्गों का आपसी मतभेद, किसी जन आंदोलन द्वारा शासन के विरुद्ध भावनाएं भड़काना एवं शासकों का आलसी हो जाना। ठीक है। क्रांति रोकने के उपाय। अरस्तू के अनुसार क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय मध्यम वर्ग का शासन है। जनता में अपने कानून के पालन व उसके प्रति सम्मान की भावना, शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा होना। ठीक है। समाज में विषमता का अभाव, एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित न कर सके, सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हड़पी न जाए, शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो, एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली विषमता और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। समानता की आकांक्षा धनी व गरीब वर्ग के लिए भिन्न होती है। अरस्तू ने सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया। अत्याचार तंत्र, टायरेनी का निर्माण राजतंत्र की क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य का रूप है। इसके अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं: विभागों का निर्धारण व बंटवारा। ठीक है। सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण, राज्य के उद्देश्य का उल्लेख, सरकार का वर्गीकरण शासन कार्य में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित। ठीक है। शासकों का उद्देश्य, अर्थात शासक जनहित में या स्वहित में काम करते हैं के आधार पर अरस्तू का वर्गीकरण आधारित। ठीक है। शासन प्रणाली का वर्गीकरण। अरस्तू ने 6 प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख किया है। अरस्तू के अनुसार शासन प्रणाली के 2 रूप हैं। शासन प्रणाली का शुद्ध रूप है राजतंत्र, एक व्यक्ति का शासन। कुलीन तंत्र कुछ लोगों का शासन। संवैधानिक शासन तंत्र, बहुमत का शासन। शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप, निरंकुश तंत्र, गुटतंत्र, धनिक तंत्र, लोकतंत्र। सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली। अरस्तू ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी शब्द शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप है क्योंकि यह 2 प्रकार की शासन प्रणालियों का मध्यम मार्ग है। अरस्तू के अनुसार पॉलिटी लोकतंत्र व गुटतंत्र शासन प्रणाली को सम्मिलित रूप है। लोकतंत्र व गुटतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। ठीक है। अरस्तू के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र है क्योंकि इसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी में संख्या एवं विवेक दोनों का समन्वय होता है। विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल, इन दोनों के मिश्रित रूप में पॉलिटी शब्द शासन प्रणाली का उदय होता है। सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ गरीब लोगों को भी शामिल हो। इस प्रकार पॉलिटी अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार की प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है। गुटतंत्र संपत्ति पर आधारित शासन प्रणाली, जबकि लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली है। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी शासन होती है जो दीर्घकालिक हेतु में काम करती है। अरस्तू का न्याय सिद्धांत। अरस्तू का न्याय समानुपातिक है। अरस्तू ने न्याय की 2 भागों में विभाजित किया है। संपूर्ण न्याय, इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता है। अरस्तू ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द प्रयुक्त किया। अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। विशेष न्याय, संशोधनात्मक न्याय, विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति प्रयोग करना। ठीक है। शक्ति प्रयोग करना। वितरणात्मक न्याय, राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण करना। अरस्तू के समाज में सेवाओं एवं पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारण होगा।
समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, इसलिए समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। अरस्तु अनुपातिक समानता के विचार का समर्थक है। अरस्तु अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थक नहीं है। मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिसे यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा जाता है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है पॉलिटिकॉन। यूनानी युग में सभी लोग एक साथ बैठते थे, जिसे एक्लेसिया कहा जाता था। यह विधायिनी की भांति कार्य करती है। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ: पॉलिटिक्स ऑन द सोल एंड द मेमोरी एंड रिकलेक्शन, एथनिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन, एथनिक वैल्यूज एंड वाइसेस, मेटाफिजिक्स 1014, ओसियोनोमिका, मैग्ना मोराली, निकोमेगन इथिक्स, द कैटेगरीज टॉपिक, द प्रियर एनालिस्ट्स, पोस्टीरियर एनालिस्ट्स, द पोएटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।